हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी, 10th क्लास। तो यार क्या क्या कर लिया हमने? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट की है, फोर्स से रिलेटेड बातें चल रही थी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है यार, अगली हेडिंग डालना, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी कहते हैं। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि EMI। अब क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी वर्ड है, बीच में मैग्नेटिक वर्ड भी है। इंड्यूस करने का मतलब कि कुछ चीज को प्रोड्यूस करना इनडायरेक्टली। तो सारी बातें आएंगी इसमें। हम स्टार्ट करते हैं यार पुरानी बात से। हमने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, ऑयस्टेड का। हमने बोला था यार करंट कैरिंग वायर के आसपास या करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। किसने बताया? ऑयस्टेड ने बताया। और साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, इनमें बड़ा कंपटीशन होता है। ओ यार उसने वो बताया, अब मुझे ये बताना पड़ेगा। उसका नाम हो गया, मुझे भी अपना नाम करना है। तो ऑयस्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। उससे रिलेटेड बाकी जो बातें थी वो साथ के साइंटिस्ट बता दो कि ये फार्मूला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत कुछ बता दिया। अब एक आधा साइंटिस्ट ऐसा बच गया कि जो कुछ ना बता पाया इससे रिलेटेड। तो उसने कहा यार सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या बताऊं इसमें। तो वो उल्टा सोचने लग गया। उल्टा वो कहता है यार करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी आ सकता होगा। फिर अगर ये हो गया तो यार नई बात हो जाएगी, अपना भी नाम हो जाएगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। अच्छा, उनमें से एक साइंटिस्ट था फैराडे। अब फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट किए और बाद में उसको कामयाबी भी मिली, उसका नाम भी हुआ। तो वही उसने सोचा यार, कह रहा है करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो जो नेचर होता है उसको तो सिमेट्री बढ़िया पसंद है। अगर ऐसा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा भी होगा। तो कह रहा है अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेट के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी आता होगा। करके देखते हैं। तो उसने क्या किया भाई, मैग्नेट लिया या लिया होगा, ओके, साथ में एक कॉइल रखी। इस बार कॉइल में करंट पास नहीं करना, वो प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसके साथ उसने बस कॉइल में कोई बैटरी नहीं लगाई, करंट तो उसने प्रोड्यूस कराना है। तो उसने कॉइल रखी, मैग्नेट लिया और कहा कि देखते हैं, चेक करते हैं करंट है कि नहीं। अच्छा, करंट चेक करने के लिए कोई मीटर लगाना पड़ेगा। उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाया उसने, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगाया जी? वैसे तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगेगा, एमीटर लगता है, लेकिन बस बेटा डिटेक्ट ही करना हो ना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से पता लग जाए, डिफ्लेक्शन जाएगी इधर या उधर, पता लग जाएगा कि यस करंट इज फ्लोइंग और नॉट, या करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली मेजर करना हो तो एमीटर ही चाहिए। तो उसने गैल्वेनोमीटर लगाया, नॉर्थ साउथ और एक मैग्नेटिक पोल्स लिए या मैग्नेट लिया और देखा कि करंट आता है कि नहीं। तो सबको लगा लो, बड़ी खुशी से आया, लेकिन कोई करंट नहीं आया। फिर उसने कहा चलो वेट करते हैं। वेट किया 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन वो वेट करता रहा। भाई कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सुई वहीं की वहीं खड़ी रही, हिली भी नहीं। वो सारा दिन बेचारा वेट करता रहा, बार बार आके देखता रहा, यार अब आया होगा, अब आया होगा, अब आया होगा। सारा दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ। अंत में उसने क्या किया, कहता चलो छोड़ो यार, कुछ और करके देखते हैं। उसने अपना सेटअप उठाने की तैयारी कर ली कि चलो उठाओ यार, मैग्नेट चक के रखो, कॉइल को चक के रखो, कुछ नहीं है। अब जैसे ही वो मैग्नेट को उठा के रख रहा था, उसने मैग्नेट उठाया, जैसे ही उठाया नीडल हिल गई, एकदम हिल गई।
उसने एकदम फिर से रख दिया कि यार हिलनी सी, करंट आया था। जब उसने फिर रख दिया तो नीडल फिर अपनी बीच में ही फिर सोचता रहा, यार मन का वहम होगा, मेरे दिमाग में चल रहा है कि नीडल हिलेगी हिलेगी हिलेगी, हो सकता है उस कारण ही हिली हो। उसने रख के देखा, फिर ना हिली भाई, किया। फिर उसने सोचा यार मुझे लगता है कि पूरा एक दिन वेट करना पड़ेगा तब जाके करंट आएगा, तो पूरा एक दिन वेट किया था, करंट आने वाला था, मैंने सारा सिस्टम गड़बड़ दिया। उसने एक दिन और वेट कर लिया, कुछ ना हुआ भाई, 2 दिन वेट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर अपना सेटअप उठाया, वो कहता चलो छोड़ो दफा करो। उसने फिर मैग्नेट उठा के जैसे ही रखने की कोशिश की, जैसे ही मैग्नेट उठाया सुई ने मारा उछाला, नीडल हिली। जब यार दूसरी बार ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट तो था ही, उसके दिमाग में खटका कि यार पिछली बार मन का वहम हो सकता है, बार बार थोड़ी मन का वहम होगा। उसने फिर रखा, देखता रहा, कोई नीडल विडल नहीं हिल रही। फिर उसने फिर उसी वक्त उठा दिया, और जैसे ही उठाता है फिर नीडल हिलती है, फिर रख दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। फिर उठाया मैग्नेट, फिर हिल रही है, फिर रख दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। वो कहते हैं यार करंट तो आ रहा है, लेकिन उठाने से आ रहा है, रखने से नहीं आ रहा। फिर उसने ध्यान से देखा, उसने धीरे धीरे उठाया, तो जब वो उठा रहा है, जब तक वो उसको पीछे की ओर लेके जा रहा था तब तक डिफ्लेक्शन थी। फिर वो पास लेकर आया, जब पास लेकर आ रहा था तब भी डिफ्लेक्शन थी, लेकिन उल्टी दिशा में। उसने कहा बन गई बात भाई, करंट आ गया, करंट आ गया। ओके, फिर उसने कई बार करके देखा, मैग्नेट को मूव करता है, नीडल डिफ्लेक्शन देती है, पास लेके जाता है तब भी डिफ्लेक्शन देती है उल्टी दिशा में। ऐसे कर कर आके देखा, नीडल ऐसे ऐसे हिलती रही, और कहता मजा आ गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, 3-4 दिन की मेहनत सफल हो गई। लेकिन उसने हिसाब लगा लिया, रखने से नहीं होगा, रखने से तो नहीं होगा, मैग्नेट को वो कह रहा मूव करना पड़ेगा। जब मैग्नेट को पास लेके आ रहा है तब भी करंट है, दूर लेके जा रहा है तब भी करंट है, पास दूर लाना पड़ेगा। वो कहता है कि पास या दूर लाना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, उसने और एक्सपेरिमेंट किए। उसने फिर कॉइल को मूव करके देखा, तो जब वो कॉइल को आगे पीछे मूव करता है, वो कहता है तब भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो कहता है यार सिर्फ मैग्नेट ही नहीं, कॉइल को मूव करने से भी बात बन जाएगी, कॉइल को मूव करने से भी बात बन जाएगी। फिर उसने दोनों को इकट्ठे मूव कर देखा, कर कराकर उसने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो बेटा फैराडे ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले मैग्नेट को पास लेकर आया, डिफ्लेक्शन हुई। पहले उससे पहले तो उसने मैग्नेट को रखे रखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, यानी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर वो मैग्नेट को पास लेकर आया, कुछ डिफ्लेक्शन हुई, यानी कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेट को दूर लेकर गया, कॉइल को पास लेकर गया, कॉइल को दूर लेकर गया, कॉइल को रोटेट किया, मैग्नेट को रोटेट किया। कई तरह के यार इसने एक्सपेरिमेंट कर कर देखो, और अल्टीमेटली इसने कंक्लूजन निकाला कि जब भी मैग्नेट या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब भी मैग्नेट या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, या जब कॉइल को रोटेट करते हैं या जब मैग्नेट को रोटेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ करंट तो इंड्यूस होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लोगों को बताया, लोगों ने भी खैर माना उसकी बात को। तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी कुछ करंट प्रोड्यूस हो सकता है। उसको इसने इंड्यूस्ड करंट बोला। जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ उसको इसने क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट। अगर बेटा करंट इंड्यूस हुआ तो समझ लो वोल्टेज भी इंड्यूस हुई, उसको बोला इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो बैटरी की वोल्टेज वगैरह होती है उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो यानी कुछ इंड्यूस करंट होता है या कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है या
कॉइल को घुमाया जाए या मैग्नेट को घुमाया जाए। ये जो भी बेटा एक्सपेरिमेंट किए गए फैराडे ने किए, दीज आर पॉपुलरली नोन एज फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। बुक्स में आमतौर पे ये सबसे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स ही दिए होते हैं। अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा चैप्टर है, यहाँ तो छोटा सा टॉपिक है 10th क्लास में, वहाँ पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फुल यूनिट मिलेगी, महीना करते हैं हम उसको, 1 महीना लग जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन करने में। ओके, तो इनको ये जो भी एक्सपेरिमेंट कई तरह के किए, कई तरह के मतलब मैग्नेट पास आया, मैग्नेट दूर गया, कॉइल पास आई, कॉइल दूर गई, दोनों पास दूर हुए, कॉइल को रोटेट किया, मैग्नेट को रोटेट किया। दीज आर पॉपुलरली नोन एज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब बेटा ये तो पता लग गया कि करंट इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी। अब फिर इसने सोचा यार कि रखने से क्यों नहीं हो रही थी, पास जाने से ही क्यों हो रही है, रोटेट करने से भी क्यों हो रही है। अब जब ये बाकी लोगों को बताएगा तो बाकी लोग कारण भी तो पूछेंगे ना, तो बताने से पहले इसने पूरे अपने एंड कंक्लूजन रीजन सब निकाल लिए। अब जब उसने रीजन खोजने की कोशिश की तो रीजन में एक कंसेप्ट आया जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये भी सुन लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखो बेटा, आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ ली हैं। अब एक और पॉइंट पढ़ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। फिर से सुनो, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing through a given area। एक गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो ये सर्कुलर लूप है, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, मैग्नेट पड़ा हुआ है। मैग्नेट की नॉर्थ टू साउथ ऐसे घूम के फील्ड लाइन आनी थी, ऐसे आनी थी। तो ये कुछ फील्ड लाइंस ऐसे इसमें से मान लो पास हो रही हैं। अब बेटा कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इस एरिया में से यार कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट्स सरफेस। नॉर्मल टू मतलब इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइन पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप गिनो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो 10 पूरी कर लो, तो कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है इसके थ्रू? 10। तो फ्लक्स 10 मान ली जाएगी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। बेटा किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी आ सकता है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, तो फैराडे का जो कंक्लूजन था कि यार करंट तो इंड्यूस हो गया, अब उसने कारण भी ढूंढने की कोशिश की। अब कारण ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि यार जब हम इसको रखे रखते थे ना, रखे रखते थे, तो इस मैग्नेट के कारण इस कॉइल में से कुछ फील्ड लाइन पास होती थी, जैसे उधर शो की मैंने, कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यानी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है।
फील्ड लाइन पास हो रही है मतलब इसके थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर इसको यहीं रखे रहोगे, इसको यहीं रखे रहोगे, तो इसके थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतनी रहेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं, दूर लेके जाऊंगा जब इसको, तो ये फील्ड लाइन इसमें से निकलनी शुरू हो जाएंगी, कॉइल के थ्रू फ्लक्स डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब मैं इसको पास लेकर जाऊंगा तो फील्ड लाइंस की, कॉइल में से पास होने वाली फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी। तो दूर लेके जाने से कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होती है, पास लेके आने से मैग्नेट को कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होती है। उल्टा कर लो, कॉइल को दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज, पास लेके जाओगे तो फ्लक्स इंक्रीज। रखे रखोगे दोनों को तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी फील्ड लाइन पास कर रही है उतनी रहेंगी। दोनों को मूव करोगे, दोनों को इकट्ठे, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट्स में। तो जब दोनों को इकट्ठे मूव करोगे तो क्यों नहीं इंड्यूस हो रहा? क्योंकि यार फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। कॉइल स्टेशनरी, मैग्नेट इज मूविंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैग्नेट स्टेशनरी, कॉइल इज मूविंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, बोथ मूविंग। दोनों इकट्ठे मूव करोगे तो जितनी फील्ड लाइन है उतनी रहेंगी, नो चेंज इन फ्लक्स, इसलिए कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। मैग्नेट को यहीं रख के इसको रोटेट कर दोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगी। पहले कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, फील्ड लाइन इसके थ्रू जा रही है, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो सारी फील्ड लाइन इसके बाहर से निकल जाएंगी, तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा और करंट इंड्यूस हुआ था। वो करते कराते अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे है कि व्हेन एवर मोशन नहीं, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। कंक्लूजन क्या है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब तब सुई हिलती है, तब तब करंट इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, चाहे दोनों को मूव कराते रहो, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज नहीं हो रहा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देखो, पहले उसने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि यार करंट तो इंड्यूस हो गया। फिर वो कारण ढूंढ रहा है और रीजन में निकल कर आ रहा है कि यार करंट इंड्यूस होने का जो बेसिक कारण है दैट इज द चेंज इन फ्लक्स। कॉइल की शेप जैसी मर्जी हो, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर जो मर्जी हो, मैग्नेट जैसा मर्जी हो, अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो कि क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, चेंज आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ करंट तो इंड्यूस होगा, और वो तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। इस फिनोमिना को आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया। इन एक्सपेरिमेंट्स को फैराडेज एक्सपेरिमेंट बोला गया। ये जो फिनोमिना डेवलप हुआ उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना या इंड्यूस होना, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना, तो दोनों बातें आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गई। ओके, और इस पे बेस फैराडे ने कुछ लॉज दे दिए। वो लॉज नहीं हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, 12th में डिस्कस करेंगे उनको। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया। तो 3 बातें मैंने बोला निकली। एक, फैराडे द्वारा किए हुए एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, इस पे बेस इसने फिनोमिना दे दिया, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, और इस पे बेस इसने लॉस दे दिए जिसको क्या बोला गया,
Faraday's laws of electromagnetic इंडक्शन. ओके, लॉज की बस डेफिनेशन बता दूंगा, बाकी एक एक करके देखो. कंक्लूड कर रहे हैं बात को हम. फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डन. उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो हो गए अपने. इस पे बेस्ड आ गया फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ईएमआई की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, लिखना जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ, क्या है जी इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बनेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई इज द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ whenever there is change in magnetic flux through a coil. कॉयल सिंगलटन की भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, जिस मर्जी शेप की हो, उसका एरिया होना चाहिए बेटा. एरिया होगा तभी उसके थ्रू फील्ड लाइन पास होंगी, तभी फ्लक्स आएगी, तभी फ्लक्स चेंज होगी, तभी करंट इंड्यूस होगा. तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन. ओके, अब इसी पे बेस्ड फैराडे ने लॉ दे दिए, वो भी सुन लो. आपकी 10th क्लास की बुक में बेटा लिखे नहीं होंगे, लेकिन अब हम सुनाने लगे हैं तो सुनने तो पड़ेंगे. अब लिखवाने लगे हैं तो लिखने तो पड़ेंगे. लिख लेना भाई. ओके जी, अब इस पे छोटी सी बात ही करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. फैराडे ने लॉ दे दिए जिसको कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दो पार्ट में उसने लॉ दिए. तो फैराडेज लॉ में फर्स्ट पार्ट में वो कहता है यही बात. फर्स्ट पार्ट में तो यही बात कह देता ना कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, some current is induced and that current lasts as long as the change in flux continues. मतलब जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स में चेंज होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगा और वो करंट तब तक ही रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा. तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, यही डेफिनेशन लिख दूंगा दोबारा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ यानी फर्स्ट पार्ट उसका कहता है कि वेन एवर there is change in magnetic flux through a coil, some current is induced in the coil. ठीक है जी, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द इंड्यूस्ड करंट lasts as long as the flux change continues. ठीक है, एज लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंज कंटिन्यूस. ओके जी, अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. वो जो ईएमएफ डेवलप होगी, करंट डेवलप होगा या कह लो वोल्टेज डेवलप होगी, वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. क्या कहता है अगले पार्ट में कि मैग्नीट्यूड of the induced EMF is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब बेटा इसका मतलब होता है अगर फ्लक्स में चेंज धीरे धीरे होगा तो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो भी कम होगा। अगर फ्लक्स में एकदम चेंज कर दिया तो करंट इंड्यूस भी ज्यादा होगा। मैग्नेट को अगर धीरे धीरे पास लेकर आ रहा था वो, तो नीडल थोड़ी डिफ्लेक्शन दे रही थी, एकदम तेजी से ले गया तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे गई वो। तो ये पॉइंट है बेटा, इससे ज्यादा अब मैं कराता नहीं, वैसे ही मैंने आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही करा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिटेल में करा दिया। अब 10th में फ्लक्स की आपकी बुक में शायद बातें ना लिखी हों, लेकिन अब हमने जो एक्चुअल बात है वो करनी चाहिए, पूरी ही करा दी। अब आपकी बुक में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ रिलेट करना होता है, उसी हिसाब से किया है। तो एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन दे दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट whenever there is change in magnetic flux through a coil। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के थ्रू चेंज होगा उसमें करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगी, यानी यहां पर जो पॉइंट निकल कर आया दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब फैराडे ने सब कुछ बताया, सबसे पहले जो भी उसने किया वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट बन गए। उसके बाद इन पे बेस्ड उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दे दी या फिनोमेना डेवलप करवा दिया। फिर उस पे बेस्ड उसने फैराडेज लॉज दे दिए। ये हमने ईएमआई की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये हमने क्या लिखे हुए हैं? लॉज लिखे हुए हैं। फैराडेज लॉज के कारण जो बेटा करंट इंड्यूस हुआ, अब ये लगा लो उसकी पूरी दुनिया को इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इसके हिसाब से जो करंट इंड्यूस हुआ ना, आज की डेट में जो करंट चारों तरफ या जो वोल्टेज चारों तरफ यूज हो रही है ना, वो सेल वोल्टेज वाली नहीं है, वो बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट किसकी देन है? फैराडेज लॉज की देन है। ओके, बाकी अब इसका यूज मैंने बता ही दिया कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना बेटा, चाहे वो विंड मिल्स वगैरह हो, चाहे वो हाइडल पावर स्टेशन है, जहां पर भी, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडे से ही प्रोड्यूस हो रही है। एक तो तरीका ना बेटा करंट प्रोड्यूस करने का, वो सेल वाला, कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करवा देती है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करवा देती है, वो सेल बन जाती है। लेकिन बेटा वो करंट होता है डायरेक्ट करंट, वो भी खैर यूज होता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पर जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? एसी यूज हो रहा है। और एसी जो है वो किसकी देन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही देन है। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसी हिसाब से अपना क्या हो जाएगा? जनरेटर्स। अगला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा? जनरेटर्स हो जाएगा। मतलब करंट कैसे जनरेट किया जा सकता है या करंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डीसी भी जनरेट हो सकता है, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एसी भी जनरेट हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द कंसेप्ट ऑफ जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर दो तरह के होते हैं, लेकिन हम कौन सा करेंगे? बस डीसी जनरेटर ही करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। डीसी जनरेटर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप।